अच्छा, अब आज मैं थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इसके क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, नीट में और आईआईटी मेंस में। तो वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे थ्योरी वाला टॉपिक है, डेफिनेशंस है, बहुत ध्यान से करेंगे इसको भी। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। चलो स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सारी डेफिनेशन यूजफुल है, सब करना है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर। थर्मोकेमिकल इक्वेशन ये क्या क्या होती है, बहुत ध्यान समझना, समझ के करना, याद याद तो करना ही है लेकिन समझना भी जरूरी है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? जब एक इक्वेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का अमाउंट बताए और साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट, साथ में ये भी बताए कि कितनी हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसे बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या है? व्हेन ए केमिकल इक्वेशन नॉट ओनली इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड but also indicate the amount of heat evolved or absorbed, then this is called as thermochemical equation। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा से C प्लस O2, C प्लस O2 गिव्स CO2। डेल्टा एच दे दिया इसका, इसका 393 के आसपास होता है, कुछ नहीं होता, मैं -400 मान रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। ये वैल्यूज भी बताओ मुझे थोड़ी बहुत, क्योंकि एक बार आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ है, इसकी वैल्यूज पूछ ली थी कि जैसे Cl2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, इस टाइप से CH की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, ये पूछ लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आइडिया होना चाहिए कितने के आसपास एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। तो C प्लस O2 गिव्स CO2। कार्बन होता है ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में, O2 गैस फॉर्म में, CO2 गैस फॉर्म में। तो ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। व्हेन ए इक्वेशन not only indicates the amount of reactants or products involved but also indicate the amount of heat evolved or absorbed, but also indicate the amount of heat evolved or absorbed, then this is called as thermochemical equation। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई हमारी, सही ना। सेकंड डेफिनेशन हीट ऑफ रिएक्शन, और इसके ऊपर तो क्वेश्चन इस बार नीट में आया भी था। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? जो हीट चेंज जो आएगा, सही ना, हीट चेंज जो आएगा जब जब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैव कंप्लीटली रिएक्टेड, हैव कंप्लीटली रिएक्टेड। जैसे मैं लिखता हूं, अगर ध्यान देंगे, हीट ऑफ रिएक्शन अमाउंट कर दो रे। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सुन लेंगे। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन ली मैंने, ये बैलेंस इक्वेशन है, 2H2 प्लस हाफ O2 गिव्स 2H2, ये लिक्विड फॉर्म में, ये बैलेंस इक्वेशन है, गैस गैस। तो ये एक हीट ऑफ रिएक्शन है। अमाउंट और डेल्टा एच मान लो इसका आया, मैंने दे दिया -500। माइनस का मतलब होता है हीट रिलीज, बता रखा ना पहले भी, ये माइनस का मतलब हीट रिलीज है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल, सॉरी मोल नहीं लिखना, पर मोल तो नहीं लिख सकते। डेल्टा एच इसका ये है। तो दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या बोला? अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अमाउंट ऑफ हीट चेंज, हीट चेंज मतलब हीट इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स in a balanced chemical equation have completely reacted, in a balanced chemical reaction have completely reacted। O2 आएगा, हाफ नहीं आएगा, वो हाफ नहीं आएगा, वो H2 प्लस हाफ O2 होता है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स, क्या, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन नंबर ऑफ मोल्स as represented by balanced chemical equation have completely reacted, this is called as heat of reaction। और अगर ये ध्यान देना, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, स्टैंडर्ड कंडीशन मींस 1 बार प्रेशर पे है, 1 बार प्रेशर है और 298 केल्विन टेम्परेचर है, तब इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशंस हैं सारी, दिमाग में बिठाते रहोगे तो अच्छा रहेगा। मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगा इससे रिलेटेड, जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए बहुत ढंग से दिमाग में बिठाते रहना। जब एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन में हीट चेंज जो आएगा उसे बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। हीट चेंज जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में,
दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, यानी टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर मानते हैं, और प्रेशर 1 बार जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर कंडीशंस है, तो इसे बोलेंगे हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट नोट करना है इसमें इसके फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार नीट में आया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार नीट में आया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला तो आ गया क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व, सबको पता है क्वांटिटी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, अभी मैं यहाँ पे 2 मोल कह रहा हूँ, 2 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है या 2 मोल वाटर बन रहा है, अगर मैं कहूँ 4 मोल वाटर बन रहा है तो डबल कर देंगे आंसर, 4 मोल वाटर बन रहा है तो आंसर हम क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे 4 मोल के लिए, समझ गए कि नहीं है? तो जैसे पहला क्या है, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अमाउंट बढ़ाएंगे तो हीट रिलीज भी ज्यादा होगा, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व या सब्सटेंस इन्वॉल्व, ये पहला फैक्टर, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, ये फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा, सही ना? अगर हमने अमाउंट बढ़ा दिया, मान लो मैंने यहाँ पे 2 मोल वाटर बनाया है, अगर मैं 4 मोल वाटर बनाऊंगा तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट, ये याद करना फैक्टर्स, हम हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें फैक्टर्स। सेकंड पॉइंट, physical state of the reactants and products, physical state of reactants and products, ये म्यूट कर लेंगे अपने आप को, आवाज आ रही है कहीं से, physical state of the reactants and products, जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं H2 plus half O2, देखो H2 plus half O2 gives H2O, मान लिया मैंने H2 plus half O2 H2O लिखा, H2 plus half O2 gives H2O लिखा, एक बनाया लिक्विड, एक बनाया गैस, एक बनाया लिक्विड और एक बनाया गैस। अब दोनों केस में ये म्यूट कर लेंगे अपने आपको एक बार, श्रेया या सिया, एक बार म्यूट करेंगे अपने आप को। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देखो ऊपर बना लिक्विड में वाटर, नीचे बना गैसियस फॉर्म में वाटर, तो दोनों केस में जो हीट इवॉल्व होगी वो डिफरेंट हो, जैसे मान लो अगर H2 plus half O2 के H2O है, डेल्टा H मैं लिख रहा हूँ इसका -300, लिक्विड फॉर्म में डेल्टा H लिखा है मैंने -300, तो इसका डेल्टा H कितना होगा बता सकता कोई, इससे कम होगा ज्यादा होगा, इससे कम होगा कि ज्यादा होगा? सर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा हीट रिलीज होगी इसके बनने में। यस सर। देखो तुम्हें लिक्विड से गैस ले जाना है यहाँ पे, मान सपोज लिक्विड से गैस ले जाना है, लिक्विड से गैस लेके जाना है अगर, तो हीट देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? अब सर देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी ना, तभी तो वेपराइजेशन होगी कि नहीं, यहाँ पे वेपराइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी ना, और ये रिलीज हो रही थी, तो अब ये हो जाएगा +250 के आसपास, ओ सॉरी -250, यानी कुछ हमने हीट दे दी इसको। नहीं समझ रही बात, ये सोचना आना चाहिए तुम्हें ऐसे थोड़ा बहुत, नहीं समझ रही बात ये? आगे सर -250 हो गया, ऊपर -300 है, नीचे मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, माइनस वाटर के बनने में लिक्विड फॉर्म में -300 रिलीज हुई, अगर तुम्हें गैसियस वाटर बनाना है तो तुम्हें हीट देनी पड़ेगी प्रोडक्ट साइड में, तो हीट रिलीज क्या हो जाएगी -250 के आसपास, मैं अंदाजा बता रहा हूँ ये। नेक्स्ट नोट कर, ये तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, पहला क्या था, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा फिजिकल स्टेट, मैंने वाटर लिक्विड फॉर्म में लिया या वाटर गैसियस फॉर्म में लिया, या ये वाला
ये लिक्विड हाइड्रोजन लिया या गैसियस हाइड्रोजन लिया, हालांकि अंडरस्टूड होता है कि गैसियस ही होगा, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन गैसियस ही होगा, सही ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे। पहला मैंने ले लिया क्वांटिटीज, दूसरा ले लिया मैंने फिजिकल स्टेट, तीसरा नोट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या हीट रिलीज पानी के अंदर, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिया मैं पानी के अंदर, बोला मैंने जैसे मैंने कॉपर सल्फेट को लिया एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में लिया, अब ये आ गया CuSO4 एक्वस फॉर्म में, इसमें जो हीट रिलीज होगी वो सेम होगी क्या अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की जगह बेंजीन की सॉल्यूशन ले लूं या अल्कोहल की सॉल्यूशन ले लूं, या पानी कम डालूं ज्यादा डालूं, तो वो डिफरेंट होगी। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सही ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। सॉल्वेंट, ये ऊपर वाला पॉइंट समझ आ गया कि नहीं, जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो भी डिसाइड कर सकता है हीट ऑफ सॉल्यूशन को। फिर है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, मैं कार्बन ग्रेफाइट से बना रहा हूं O2, कार्बन डायमंड से बना रहा हूं O2, तो दोनों केस में यहां मान लो अगर हीट रिलीज हुई है X तो यहां रिलीज हुई है Y, तो X और Y सेम नहीं होंगे, X विल बी, दोनों X जो है नॉट इक्वल टू Y होगा, X नॉट इक्वल टू Y होगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर। कार्बन में अगर ग्रेफाइट से बना रहा हूँ, सॉरी CO2 में ग्रेफाइट से बना रहा हूँ, CO2 में बना रहा हूँ डायमंड से, दोनों केस में डिफरेंट चीज, डिफरेंट जो हीट रिलीज होगी दैट विल बी डिफरेंट, क्लियर, हीट रिलीज विल बी डिफरेंट। तो ये पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर से ना, हीट रिलीज इस पे भी डिपेंड करेगी एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस पे। नेक्स्ट नोट करना है इसमें आगे, फिफ्थ पॉइंट नोट करना, टेम्परेचर। तो किस टेम्परेचर पे हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिए हैं वो भी हीट डिसाइड करता है, किस टेम्परेचर पे हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिए हैं वो भी हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। और मैंने इसके लिए किरचॉफ से क्वेश्चन बताई थी तुम्हें, सबको याद होगी, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP, यानी CP ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट्स। सो दिस वाज हीट ऑफ रिएक्शन एंड 5 फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्वांटिटीज पे, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, फोर्थ हमारा एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन पे, और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन पे, नेक्स्ट नोट करेंगे हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होगा ये, इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन कितनी हीट निकलेगी 1 मोल को कन्वर्ट करने में, कंबशन। 1 मोल कंपाउंड का जब कंबशन होगा तो कितनी हीट रिलीज होगी, नहीं समझ आया? आया सर, आ गया। सिंपल सी बात है, जो भी जिस भी हीट की बात कर रहे हैं तो 1 मोल की टर्म्स में बात करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of compound undergoes combustion, amount of heat released when 1 mole of compound undergoes combustion or is completely reacted with oxygen। जल्दी बोल। ये हीट ऑफ कंबशन समझ आ गया, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अंडरगोस कंबशन, और प्रॉपर लिखेंगे, डेफिनेशन है तो सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। 1 mole of compound is completely reacted with oxygen, is completely reacted या is completely burnt in oxygen,
इज कंप्लीटली, ज्यादा बेटर रहेगा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन। तो ये हीट ऑफ कंबशन है, ये क्या है, हीट ऑफ कंबशन। और स्टैंडर्ड कब बोलेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन कब होगा, जब प्रेशर 1 बाय एटमॉस्फेयर 298 केल्विन। बस यही चीज ऐड करनी है, जब प्रेशर हो जाएगा 1 बार और टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो वो स्टैंडर्ड को, और ये हमेशा नेगेटिव होता है हीट ऑफ कंबशन। ये वर्ड्स भी याद रखने हैं कि हीट ऑफ कंबशन हमेशा, बस एक आध केस हो सकते हैं जैसे N2 + O2, ये पॉजिटिव है, तुम्हें मैंने बहुत बार बता रखा है, नो रिएक्शन N2 + O2, याद है ना, डेल्टा जिसका पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें अपनी तरफ से हीट देनी पड़ेगी, समझिए कि नहीं। इसका डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव, यानी इसको कराने के लिए। नेगेटिव का मतलब होता है रिएक्शन हमने स्टार्ट कर दी एक बार एक्टिवेशन एनर्जी देकर, उसके बाद रिएक्शन अपने आप होती रहेगी। इसमें क्या होगा, हमें रिएक्शन को करवाने के लिए इसको जब तक हम हीट देते रहेंगे तब तक रिएक्शन होगी, समझिए कि नहीं है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक है। अदरवाइज हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे मैंने बोला CH4 + O2 मिला CO2 + 2H2O, सबको पता है ये। और ऐसे ही लिया मैंने C2H6 + O2, ये भी दे देगा। बैलेंस करना आता है सबको, ये बैलेंस करके बताओ। C2, चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, अच्छा सा पुराना क्वेश्चन है नीट का, उस समय ऑल इंडिया PMT करके बोलते थे इसको, सही ना, उसमें प्री स्क्रीनिंग और मेंस के क्वेश्चन आते थे, तो उसका क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है ये। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है मिथेन का और इथेन का, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है मिथेन का और इथेन का। मिथेन का दे रखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ΔH कंबशन, मिथेन का ये दे रखा है तुम्हें, सपोज माइनस से ये वैल्यूज थी -230 के आसपास, और उसका इथेन का है -358, 230 358 डिफरेंस आ जाएगा इतना। चलो माइनस ΔH कंबशन ऑफ इथेन, या इजी कर देते हैं थोड़ा सा, इथेन का कंबशन है, थोड़ा इजी ले लेते हैं इसको, -200 ले लो ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। ये -200, ये वैल्यूज भी तुम्हें ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार वैल्यूज पूछ लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखनी है। इसका है सपोज -350। अब तुम्हें बताना है, क्वेश्चन समझ आ गया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन का दे रखा है -200 किलो जूल पर मोल में, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है इथेन का -350 किलो जूल पर मोल में। तुम्हें बताना है, तुम्हें क्या बताना है इसके अंदर कि हीट ऑफ, तुम्हें बताना है इसके अंदर क्या निकालना है, मिथेन का दे दिया, इथेन का, डेकेन का निकालो। चलो इसके अंदर डेकेन का निकालो, डेकेन का हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, डेकेन का हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, निकालो जरा, देखते हैं निकालता आंसर का। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डेकेन, ये किलो जूल पर मोल में होता है, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ बोलना किसी को आंसर, 12th वाले बच्चों में से कोई आंसर बोलो। नहीं पता, ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ये लक्ष्य, दक्ष, श्रेया, सेजल, आंसर बोलो जल्दी से। हर्षिल, दक्ष आंसर बोल जल्दी, दक्ष,
विधि का 1700। चलो देख लो, फिर किसी का आंसर नहीं निकला है। बिंदिया 1550, देखते हैं पर। चलो देखते हैं पर। देखो उधर, देखो इसमें हीट रिलीज कितनी हुई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचना। इसमें 200 मीथेन में, उसके जस्ट अगले कंपाउंड के अंदर, जस्ट अगले कंपाउंड में इसकी -350 है, जस्ट इसके अगले कंपाउंड में -350 है, यानी 150 का डिफरेंस आ गया। कितने डिफरेंस आ गया है? 150 का। ऐसे ही टोटल डिफरेंस डेकेन तक जाएंगे तो 9 बार डिफरेंस आएगा ये। उससे अगले का कितना होगा? सेम मानना है, यूनिफॉर्म डिफरेंस मानना है। प्रोपेन के लिए 500, ब्यूटेन के लिए 650, इस तरीके से करते हुए चलना है। तो तुम्हें बताना है हीट रिलीज कितनी होगी। तो 9 टाइम्स है अभी तो डिफरेंस, तो एक डिफरेंस कितना है? 150 का। तो 150 इंटू 9, ये कर दिया, और प्लस इनिशियल वाला प्लस 250, 200 प्लस 200। छोटी सी बात थी ये। कितना आ रहा है आंसर इससे? 1550 माइनस। हाँ, ये बिंदिया का बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे बिंदिया। बिंदिया आंसर बोला करो। यस सर। बिंदिया आंसर बोला करो। तुमने आंसर निकाला, फिर बोल भी नहीं रहे तुम। ये अकेले से बिंदिया का सही है, और इतना इजी क्वेश्चन है ये। यूनिफॉर्म क्वेश्चन होते हैं और तुम डायरेक्ट ही करते हुए चलते हैं। अभी तक तो मैंने डेकेन तक ही पूछा था। मान लो मैंने इसमें कुछ और दे देता, से डोडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, तो इस डिटेल में ऐसे निकालना थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो डिफरेंस चेक करके निकालते हैं, डिफरेंस चेक करके निकालते हैं। 9 तक का डिफरेंस आ गया, और एक इनिशियल वाला ऐड कर दो, नहीं तो -200, -350, फिर अगला क्या आएगा? फिर हम बढ़ा देंगे कितना? 150 बढ़ा दो, यानी 500, 500 के बाद 650, 650 के बाद ऐसे करते हुए चल लोगे, तब भी आंसर आ जाएगा डेकेन तक। लेकिन अगर ज्यादा दे दूंगा तो डिफरेंस ऐसे करके मत करना, ये डायरेक्ट निकालते हैं इस तरीके से। सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये निकल जाना चाहिए सबसे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट नोट करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। मैं बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ये क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, ये तो 9th 10th से पढ़ते हुए आते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 1 ग्राम फूड से जो एनर्जी मिलेगी हमें, वो कैलोरीफिक वैल्यू है, या फिर 1 ग्राम फ्यूल से जो एनर्जी मिलेगी वो कैलोरीफिक वैल्यू है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और फूड। हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और फूड, दैट इज कॉल्ड एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इसको बोलते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी, ये छोटी क्लासेस में पढ़ी है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो 1 ग्राम से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैलोरीफिक वैल्यू है। जैसे इसका क्वेश्चन अभी IIT एडवांस में आया था क्वेश्चन, मैं उसका छोटा सा पार्ट ले रहा हूं। एक, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज 2800 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, कैलकुलेट इट्स कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? जल्दी से आंसर बोलो। सर -15.55। किसने बोला है ये? सर मैंने वंश। वंश। चलो एक बार देखते हैं। सर देखो उधर, देखो ग्लूकोज है C6H12O6, वेट सबको पता है इसका होता है 180। वेट कितना होता है? C6H12O6 है ये, वेट कितना है इसका? 180। तो 180 ग्राम से कितनी हीट रिलीज हो रही है? 180 ग्राम ग्लूकोज से कितनी हीट रिलीज हुई है? 2800 किलोजूल। तो 1 ग्राम से कितनी होगी? 2800 डिवाइड बाय 180। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, पर तो किलोजूल पर ग्राम में आ जाएगा। 15.55 आया 18 से 15.55। बहुत अच्छे वंश। 15.55 रिलीज होगी इतनी हीट किलोजूल पर ग्राम में। किलोजूल पर ग्राम में इतनी हीट रिलीज हो जाएगी। समझ गए कि नहीं है? आगे समझ के नहीं है? तो ये कैलोरीफिक वैल्यू पे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। या फ्यूल का पूछ लेंगे, कहेंगे विच इज बेटर रॉकेट फ्यूल, विच इज बेटर रॉकेट फ्यूल।
कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज मैंने ले लिया हाइड्रोजन और मीथेन, ये दो एग्जांपल ले लिया और बोला इनका जो कंबशन से एनर्जी रिलीज होती है, इसमें रिलीज होती है सपोज 10 किलो जूल पर मोल रिलीज होती है, और इसमें रिलीज होती है से इजी लेते चलो, इसमें 50 किलो जूल पर मोल। कौन सा बेटर रॉकेट फ्यूल है? विच इज बेटर रॉकेट फ्यूल, हाइड्रोजन और मीथेन? सर हाइड्रोजन। मीथेन। हाइड्रोजन। मीथेन। हाइड्रोजन में कितनी रिलीज होगी, मीथेन। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे। हाइड्रोजन में मीथेन होगा। कितनी निकलेगी हीट? 5 5 किलो। 5। 10/2 10/2 1 मोल हाइड्रोजन मीन्स 2 ग्राम। 2 ग्राम से 10 किलो जूल, तो 1 ग्राम से 5 किलो जूल। इसमें निकालेंगे मीथेन होता है 16 ग्राम, 12 और 4 16, तो 50/16 कितना आ जाएगा? ये तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब हाँ, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन इज बेटर रॉकेट फ्यूल। पर ग्राम से जो एनर्जी रिलीज हो रही है ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन इज बेटर रॉकेट फ्यूल। समझ आया कि नहीं? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, कंबशन के ऊपर, कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर। डेफिनेशंस करने में तब मजा आता है जब क्वेश्चंस हो रहे हैं तुमसे, क्वेश्चन साथ साथ मैं करवा रहा हूँ, ये इनको बिल्कुल ढंग से करना है। तो बेटर रॉकेट फ्यूल इज हाइड्रोजन। ये करा दिया फूड से रिलेटेड कि हम अगर हम ग्लूकोज देते हैं जो एनर्जी देता है 2800 किलो जूल पर मोल, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? इसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आए हुए 97 98 में आईआईटी एडवांस में, और बहुत सिंपल होते हैं वो, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करोगे निकल जाएगा आंसर। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है हाइड्रोजन गैस की, ये देखो कौन निकालता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस इज, हाइड्रोजन गैस इज 143 किलो जूल पर ग्राम। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर विल बी, बताओ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर विल बी। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल कंपाउंड का बनना कितना होगा? मैंने अभी हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाया नहीं है, फिर भी एक कैलोरीफिक वैल्यू का क्वेश्चन बनाना था, ये बन गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कितना होगा वैल्यू? हीट ऑफ कंबशन बोलता हूं तो 1 मोल कंपाउंड का कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोला तो 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन। समझ गए कि नहीं है? तो बताओ क्या होगा आंसर? बोलो। सर 286 किलो जूल पर ग्राम पर मोल। किसने बोला? सर वंश। बहुत अच्छे वंश। वंश कौन बोल रहा है? 12th वाला वंश है कि जो पास आउट वाला है? सर पास आउट। बहुत अच्छे वंश। देखो इधर इक्वेशन बनेगी H2O का फॉर्मेशन, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब 1 मोल का फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मींस 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन। इसके लिए निकालना है। तो तुम्हें ये पता है कि 143 किलो जूल पर ग्राम है, और यहाँ पे और ये हाइड्रोजन के लिए है। हाइड्रोजन जो है कितना यूज हुआ? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम से जो हीट रिलीज होगी वो आंसर है। 1 ग्राम से कितनी हीट रिलीज हो रही है? 143 इस रिएक्शन में। तो 2 ग्राम से कितनी होगी? 286। तो डेल्टा H हो गया इसका सीधा -286। माइनस प्लस का ध्यान रखना, वो गलती मत करना। -286 किलो जूल पर मोल में 1 मोल बन जाएगा वाटर, -286 किलो जूल पर मोल। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट नोट करेंगे। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू है। क्लियर? ये क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू। इसके अलावा चलो अब नोट कर लेते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ही नोट करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, नेक्स्ट पेज से हीट ऑफ फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जितनी डेफिनेशंस कराई हैं उन सबसे इंपॉर्टेंट ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या चीज है?
डेफिनेशन तुम खुद बना सकते हो। अमाउंट ऑफ हीट चेंज, मैं रिलीज नहीं बोल रहा, ज्यादातर केस में रिलीज होती है, लेकिन चेंज कई बार कंपाउंड अनस्टेबल भी होता है। अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन amount of heat change when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements. When 1 mole of a compound is formed from its constituent elements. Amount of heat change when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements. So, under given set of under given conditions of temperature and pressure, under given conditions of temperature and pressure. Definition नोट करते रहना साथ साथ। जो हीट चेंज आएगा जब एक मोल कंपाउंड बनेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? Under 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature. हाँ, जो यूजुअली हम लेते हैं, यूजुअली क्या लेंगे हम? स्टैंडर्ड मतलब यूजुअली जो होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है, दैट इज एट 1 बार और 298 केल्विन, वही रूम टेम्परेचर और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है। और अदरवाइज ये कुछ भी हो सकता है, कंडीशंस चेंज भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हम ये मानते हैं, ये चेंज भी होती है कई केसेस में। लाइक स्पेसिफाइड टेम्परेचर प्रेशर है तो उसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब इधर से यही चल रहा है अभी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ही। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट is taken to be 0. Heat of formation of element is taken to be 0. Important line. Heat of formation of element is taken to be 0. Heat of formation of element is taken to be 0. लेकिन एक लाइन मैं बोल देता हूं आगे, इसका आंसर तुम्हें समझ आएगा बाद में जब हम सेकंड लॉ पढ़ लेंगे। But its entropy is not 0. जब हम सेकंड लॉ थर्ड लॉ पढ़ लेंगे तब ज्यादा समझ आएगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, एक एलिमेंट जो खुद अपने आप से बना हो, जैसे O2, ये नेचर में एग्जिस्ट ही ऐसे करता है। N2 ये तो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। H2 ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसके बनने में हम मानते हैं कि कोई हीट रिलीज। बोलो सर, जैसे O2, N2 और H2 बना है, इसमें बॉन्ड तो बना ही होगा। हाँ, इनमें तो फिर सर एनर्जी रिलीज नहीं होगी बॉन्ड बनने में। एक मिनट, ये नेचर क्या बॉन्ड बना होगा? ये मतलब कहीं से भी रिलीज हो रहा है तो ये इसी फॉर्म में रिलीज होगा कि ओ की फॉर्म में रिलीज होगा? किस फॉर्म में रिलीज होगा? इससे एनर्जी रिलीज नहीं होगी जब अगर बॉन्ड बना है तो इनके बीच में। तो देखो, कहीं तो तुम्हें वो रेफरेंस मानना पड़ेगा ना कि ये रेफरेंस है, ये तो मतलब इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन हम 0 मानेंगे। कहीं तो उसी के रेफरेंस में तो हीट निकलती होगी। नहीं समझ रही बात? ऐसे तो फिर हम किसी को मान ही नहीं सकते, सबके हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ ना कुछ होंगे। समझे कि नहीं? सर स्टडी के लिए माना है ये। हाँ, अपनी स्टडी, हमने अपनी स्टडी के लिए माना हुआ है। समझे कि नहीं? ये किसने पूछा है? सर वंश, ये सोच लेना चाहिए इस चीज को। अब इस लेवल पे नहीं पूछ सकते वाली चीजें, सही ना? ये हमने माना हुआ है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन पूछना है, डाउट मत रहने देना कोई। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज टेकन टू बी 0। एन एलिमेंट फॉर्म्ड फ्रॉम इटसेल्फ, ऐसा बोला गया है। एन एलिमेंट फॉर्म्ड फ्रॉम इटसेल्फ हैज नो हीट चेंज। एन एलिमेंट फॉर्म्ड फ्रॉम इटसेल्फ हैज नो हीट चेंज, देयरफॉर इट्स एंथैल्पी इज टेकन टू बी 0। इसलिए इसकी एंथैल्पी हम क्या मानते हैं? 0। लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी इसके अंदर, कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर होगी इसके अंदर, इसलिए एंट्रोपी कभी भी 0 नहीं होती। एंट्रोपी 0 होती है सिर्फ 0 केल्विन पे। सही ना? ये ध्यान रखना। एंट्रोपी यानी मूवमेंट, डिसऑर्डर, कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर होगी, तो इसलिए एंट्रोपी 0 नहीं होती। एंट्रोपी 0 होती है सिर्फ 0 केल्विन पे, इसके अलावा एंट्रोपी कभी 0 नहीं होती। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज टेकन टू बी 0, बट इट्स एंट्रोपी is not 0 because there is always some movement or disorder in any crystalline solid except at absolute 0. Absolute 0 means 0 Kelvin. Absolute 0 means 0 Kelvin. और जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने जो 0 माना हुआ है, ये नोट कर लेंगे किस किसका 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किस किसका 0 है, ये नोट कर लेंगे, जल्दी से लिख लेंगे।
जैसे कुछ तो मैंने लिख दिया O2 गैसियस फॉर्म में, N2 गैसियस फॉर्म में। तो चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें जल्दी से बताना है किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, किसका नहीं होगा। जल्दी से आंसर निकाला, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। चलो इसी में बताओ जल्दी से। बोलो क्या होगा इन सब में। O2 गैसियस का फॉर्मेशन क्या होगा? 0। सोचना नहीं है इसमें, O2 गैसियस है, ये एग्जिस्ट ऐसे करता है, एलिमेंट फॉर्म फ्रॉम इटसेल्फ हैज नो हीट चेंज, तो इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका क्या होगा? डेल्टा एच एफ ऑफ O2 गैसियस, 0 लगा दिया यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच एफ ऑफ N2, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 गैसियस इज 0, ये भी 0 होगा, समझे कि नहीं है? और देखो H2 गैसियस का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0। 0 Br2 सर, गैसियस का ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0। ये एस वाले क्या लिखे हुए हैं दोनों? सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, अच्छा, और P4 वाइट, P4 रेड। Br2 गैसियस का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जल्दी बोलेंगे? ये बहुत 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है ये। Br2 गैसियस का हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज नॉट 0 बिकॉज ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म, सबको पता है ये। तो इसका ब्रोमीन लिक्विड का 0 होता है, ब्रोमीन गैसियस का 0 नहीं होता। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड इज 0 बट नॉट ब्रोमीन गैसियस। नेक्स्ट बताएंगे I2 का, जल्दी से। नॉन I2 जीरो, गैसियस, क्योंकि I2 किस फॉर्म में 0 होगा? सॉलिड फॉर्म में। I2 सॉलिड फॉर्म में 0 होगा। Cl2 गैसियस फॉर्म में होता है तो इसका 0। कार्बन ग्रेफाइट का 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कार्बन ग्रेफाइट मोर स्टेबल देन कार्बन डायमंड, डायमंड का 0 नहीं होगा, इसका 0। सल्फर रोम्बिक, हाँ सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर रोम्बिक स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं सल्फर की, इसका 0। मोनोक्लिनिक का 0 नहीं होगा, मोनोक्लिनिक का 0 नहीं होगा। P4 वाइट का, ये एक्सेप्शन, स्टेबल सबसे ज्यादा होता है ब्लैक फिर रेड, लेकिन तब भी 0 किसका?